हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स अर्क यूट्यूब चैनल। यह चैनल मैथ्स के क्लास 11th और 12th के फुल सिलेबस को कवर करता है। हेंस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हम 12th के सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस से। अब नेक्स्ट कुछ वीक्स तक हम इसी टॉपिक पर ही फोकस करेंगे। आज का लेक्चर कैलकुलस के कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पर बेस्ड है। इस फर्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, बट लेट्स फर्स्ट ब्रश अप जो हमने 11th में पढ़ रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कैलकुलस? कैलकुलस क्या है? कैलकुलस एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो किन चीज़ों से डील करता है? इट डील्स विथ द फंक्शंस। तो फंक्शंस आपने जैसे पढ़ रखा है 11th में, तो फंक्शंस और उनके उनके डोमेन पर जब हम बढ़ रहे हैं तो एक फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है, तो स्टडी ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होगी, डोमेन, फंक्शन, ये सब चीज़ें, तो उनके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपने पुराना आप कुछ भूल चुके हो तो फिर आप ज़रूर उसे पिछले वीडियोस में देख सकते हो। फंक्शंस वाले क्लास 11th के जो फंक्शंस चैप्टर में जो वीडियोस बने थे उसको आप देख करके रिवाइज कर सकते हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस तरह का एक फंक्शन डिफाइंड है हमारा। तो ये जो x की वैल्यू जो इस हमारी रहती है, तो x के जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ होती है वो उसे हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। और एक फंक्शन हम इस तरह से एक छोटा सा फंक्शन बना करके देख लेते हैं। ये ऐसा कुछ फंक्शन है, ये हमारा ये ग्राफ बना हुआ है और ये हमारे ए वैल्यू ये यहाँ पर है, ये एक्स वाई मान लेते हैं। ये छोटा सा ही बिल्कुल बना करके देखते हैं। ये मेरा ग्राफ है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब ये ग्राफ बना हुआ है हमारा। तो इस फंक्शन में हम ये देखते हैं कि इसके आसपास की क्या वैल्यू है, या ये फंक्शन, ये जो ग्राफ जो है, ये फंक्शन का जो ग्राफ है वो किस तरह चेंज हो रहा है, किस पॉइंट पर। ए के पहले क्या वैल्यू है, जस्ट पहले बिल्कुल ही ए के बिल्कुल थोड़े से लेफ्ट में, कुछ थोड़े से राइट में क्या वैल्यू है, इस तरह की चीज़ें। या फिर इस इंस्टेंट, एग्जैक्ट इंस्टेंट जो है ए पर, उस पॉइंट पर उस फंक्शन की क्या वैल्यू है। तो इस तरह की चीज़ें हम कैलकुलस में पढ़ते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस होती है कैलकुलस की। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, लिमिट्स पर। ये सारी चीज़ें कैलकुलस के बारे में ऑफकोर्स हम पढ़ेंगे। तो लिमिट क्या होती है? लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हुआ करती है। लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे कि नाम से ही क्लियर है, तो लिमिट का मतलब, आप लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ इस ए की फंक्शन जो है, ए पर जिस इसकी जो वैल्यू है उसके जस्ट लेफ्ट में क्या वैल्यू रहेगी, जस्ट एकदम बिल्कुल बगल में, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट जैसे नाम से ही है, वो इस फंक्शन के जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट के जस्ट बगल में उसकी क्या वैल्यू होगी, राइट हैंड साइड में। तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हो गई। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने का है कि ये लिमिट का मतलब इस ए पर, एग्जैक्टली ए पर क्या वैल्यू है वो उसके बारे में ये बात नहीं करता है। ये हम इसके लिए कंसर्न बिल्कुल नहीं है कि इस पॉइंट पर क्या वैल्यू है। इसके लेफ्ट में और इसके राइट में क्या वैल्यू है इसके बारे में ही कंसर्न्ड है। लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट के बारे में, राइट हैंड लिमिट राइट के बारे में। और इन दोनों, ये अगर दोनों लिमिट जो है अगर कोइंसाइड कर जाते हैं, बिल्कुल इनके वैल्यूज़ आसपास रहती है, तो हम कहते हैं कि ये लिमिट जो है वो उस ए पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है। यानी कि लेफ्ट हैंड पर क्या है, राइट हैंड पर क्या है, ये दोनों बिल्कुल आसपास से वैल्यू है। तो हम उसे, ये अगर दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं तो हम कहते हैं कि लिमिट जो है वो ए पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है। इस एग्जैक्टली जो ए पॉइंट है उस पॉइंट पर हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, वो पॉइंट हमारे लिए इममटेरियल है। उसके लेफ्ट और राइट का देखना होता है और हमें पता चल जाता है लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। चलिए आगे देखें, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हमें थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल में कहता है कि फंक्शन जो हमारा डिफाइंड है एफ एक्स है। एफ एक्स एक फंक्शन है और वो डिफाइंड है इस तरह से, एक्स प्लस टू फॉर ईच आर एक्स एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। और इसको लिमिट चेक करने की बात कर रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने देखा, तो 0 के जस्ट पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू होगी उसकी, तो उसको उसकी लेफ्ट हैंड पे जस्ट अगर उसके लेफ्ट की बात करें तो 0 के लेफ्ट में क्या, किस तरह की वैल्यू हुआ करती है, तो -0.0001 इस तरह की एक वैल्यू होती है। और ऑफकोर्स ये इससे भी बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, बट ये हम एक वैल्यू ले सकते हैं।
तो इसके साथ में हमने ये x की वैल्यू पुट कर दी, जहाँ x के लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह की वैल्यू होगी, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में +2, तो ये इसकी क्या वैल्यू हो गई 1.9999, ठीक है, इस तरह की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह राइट हैंड लिमिट देखते हैं, तो राइट हैंड लिमिट में क्या हुआ, हमारा x जो है वो राइट हैंड साइड में 0 के राइट हैंड साइड में, यानी कि इसकी वैल्यू कुछ हमारी होगी इस तरह से, प्लस में होगी 0.0001, इस तरह की वैल्यू एक ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या वैल्यू निकल करके आ जाएगी 2.0001, इस तरह की वैल्यू निकल के आ गई। तो ये दोनों अगर हम वैल्यू देखें तो ये 2 के बिल्कुल आसपास है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत डिफरेंस है इनमें, तो ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट। इसलिए हम कहेंगे कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि ये अगर आपको लग रहा हो कि ये दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो आप ये तो हम एक बहुत ही अलग वैल्यू दिखा पा रहे हैं कि 0.0001, ये इससे और भी छोटी वैल्यू पर हम जा सकते हैं। यहाँ पर आप ये ऐसा मान लो कि ये जो ज़ीरोज़ हैं पॉइंट के बाद, वो नियरली मतलब हज़ारों में है, लाखों में है वो ज़ीरो, और उसके बाद एक पॉइंट है, एक हमने लिखा है। तो इस तरह के पॉइंट को आप देखोगे तो वो नियरली बिल्कुल एकदम 2 के बिल्कुल सेटअप वही है, वो 2 ही है एक तरह से देख लिया जाए तो, और ये भी सिमिलरली उसी तरह की वैल्यू होगी, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कोइंसाइड कर रहा है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है, तो लिमिट उस केस में हम कहते हैं कि एग्जिस्ट करता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नोट है। नोट की चीज़ें जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करती है, तो उनको कभी मिस नहीं करना चाहिए। नोट का मतलब ही अगर मैं समझता हूँ ये होता है कि नॉट टू बी मिस्ड। चलिए, तो इसको मिस बिल्कुल नहीं करना। फॉर द पॉलिनोमियल फंक्शंस द लिमिट एट ए पॉइंट, पॉलिनोमियल फंक्शन जब होता है तो लिमिट जो होता है उस पॉइंट पर, उसमें कोई भी एक पॉइंट उसने दे रखा है, तो उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हमें सीधे सीधे उस पॉइंट की जो वैल्यू होगी उसको सब्स्टिट्यूट कर देना, हमारी लिमिट आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो हमने अभी लिमिट निकाल करके देखा, वो अगर फंक्शन की बात करें x+2, ये पॉलिनोमियल ही फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसके हमें लिमिट निकालनी है x इज इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल करके हमने थोड़ा सा काम ज़्यादा बढ़ा लिया था, लेकिन अब हमें पता है इस नोट के बाद कि अब इसकी वैल्यूज़ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 आप पुट कर दो और एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, यानी कि इसके लिमिट की वैल्यू जो है वो 2 आएगी। तो यहाँ पर आंसर से भी हमने देखा कि 2 आई है, और ऐसे हम डायरेक्टली भी सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जब भी दिया रहे तो आप इस तरह से इसकी लिमिट निकाल सकते हो, वहाँ पर आपको सब कुछ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके भी वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं फॉर द रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन में भी सेम काम होता है, आपको जो वैल्यू दे रखी है, जो उस पॉइंट की वैल्यू दे रखी है, उसी पॉइंट कि उस पॉइंट को आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है x की जगह पर। x के आपको दिया इस तरह का रहता है ना, लिमिट x टेंड्स टू मान लेते हैं a, तो और एफ एक्स इस तरह की वैल्यू दे रखी है, तो ये सीधे सीधे आप मान लो, या एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जो है वो हमारा इस तरह का कुछ है फंक्शन, x² + 2 डिवाइडेड बाई 1 + x, इस तरह की कोई वैल्यू मान लेते हैं। तो एक की वैल्यू जो है ये हमारा रैशनल फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने के बजाय सीधे सीधे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, a² + 2 डिवाइडेड बाई a+1, ये वैल्यू हो जाएगी सीधी सीधी। यहाँ पर हमें कुछ और निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिमिट, अगर मान लिया लिमिट हमारे जो रैशनल फंक्शन का है, ये रैशनल फंक्शन इस तरह का है कि अगर मुझे मेरी लिमिट 0/0 आ जाती, अगर ऐसा कभी हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए कि उसको फिर 0/0 का फॉर्म होता है, तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं कि इसको, यह अभी 0/0 इनडिटर्मिनेट हो गया, इसको अभी डिटरमाइन नहीं कर सकते, बट इसे डिटरमाइन करने के और तरीके हैं जिस पर हम जो हमने पढ़ रखे हैं। जैसे कि एक तरीका हो सकता है कि आपको देखना चाहिए कि कोई दोनों में हमारा कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं, अगर कॉमन फैक्टर है उनको कैंसिल आउट करो और उसके बाद आप जो लिमिट है वो अप्लाई करो और लगा लो। दूसरा तरीका हो सकता है कि रैशनलाइज करके देख लो, रैशनलाइज करने के बाद हो सकता है वो उसके बाद आप लिमिट लगाओ तो चीज़ें हो सकते हैं क्लियर हो जाए, 0/0 फॉर्म से हट जाए, या इसी तरह के कुछ और भी तरीके हो सकते हैं।
ठीक है, तो वो तरीके लगा करके फिर हम रैशनल फंक्शन में पर लिमिट की वैल्यू निकाला करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर रैशनल नंबर n, रैशनल नंबर जहाँ n की वैल्यू एक रैशनल है और a एक पॉजिटिव नंबर है, तो उस केस में लिमिट ऑफ x टू पावर n माइनस ए एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, देखा जाए तो ये भी एक रैशनल फंक्शन है हमारा। तो इस रैशनल फंक्शन का अगर हम देखें तो लिमिट ये, अगर a वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 0/0 फॉर्म आ जाता है, क्योंकि a टू पावर n माइनस ए टू पावर n यानी कि 0 न्यूमरेटर में हो गया और डिनोमिनेटर में भी a माइनस ए दैट इज़ 0, तो 0/0 फॉर्म ही ये आ गया है। लेकिन इसकी वैल्यू जो हुआ करती है वो आती है n(a)(n-1), तो जब भी आपको इस तरह की लिमिट हमें मिला करे वो ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, यही लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं, साइन एक्स बाई एक्स, लिमिट ऑफ साइन एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या हुआ करती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसे ये भी देखो 0/0 फॉर्म ही है, बट इसकी वैल्यू एक्चुअल में इंटरमीडिएट फॉर्म है, तो इसे वैल्यू जो निकल करके आती है वो 1 है। लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में भी x है, तो इसकी भी अगर देखें तो 0/0 फॉर्म है, x टेंड्स टू 0 जब है तो 0/0 फॉर्म है, लेकिन इसकी वैल्यू 0 निकल के आती है इस केस में। तो ये सारी चीज़ें हमारी, ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हमें नोट करके रखना चाहिए, और इसके बेसिस पर हम काफ़ी कुछ, हमारा काम आसान हो जाता है और हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं लिमिट्स की। तो ये तो थी क्लास 11th की बात। अब हम क्लास 12th पे जो एक्चुअल पार्ट है वो उस पर अब आते हैं। अभी तक तो जो हमने किया वो रिवीजन था क्लास 11th का। चलिए आगे देखते हैं। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी क्या कहती है? कंटिन्यूटी का अगर आप देखो कि डेफिनेशन क्या होती है, तो सिंपल टर्म में अगर हम बात करें तो उसमें ऐसा होता है कि एक फंक्शन को कंटिन्यूस हम तब बोलेंगे उस फिक्स पॉइंट पर अगर हम जो ग्राफ जो है वो बना पा रहे हैं विदाउट पेन को लिफ्ट किए। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन है मान लेते हैं। तो ये मेरा एक्स वाई एक्सिस बना दिया हमने, और ये मेरा एक ये हो गया एफ एक्स, ये फंक्शन हो गया एफ एक्स। तो जैसे ये ग्राफ जो था ये ओरिजिन है ना, तो इसको अगर हमने ये ग्राफ जो हमने ये बनाया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये जो है वो हमने बिना पेन उठाया, हमें पेपर से पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये ग्राफ बन गया। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। हम केवल ग्राफ से देख करके ये बता सकते हैं कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो कंटिन्यूटी में हम ये सिंपल टर्म में हम ये इसी तरह डिफाइन करते हैं कि आप पेपर पर ग्राफ बनाओ, आप कंटिन्यूस में ग्राफ बना सकते हो, कहीं पर आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कि वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है उस पॉइंट पर। मतलब जो भी पॉइंट आप देखो, यहाँ पर मान लो आप -1 की बात करो, चाहे +1 की या +3 की, तो सब पॉइंट पर आपको कंटिन्यूस ही दिखेगा, या काफ़ी आगे तक ऐसे कंटिन्यूस ही जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लें। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r और r, डोमेन भी और कोडोमेन भी दोनों r ही है, रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स फंक्शन आ गया, मॉड्यूलस फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन ही कहती है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -x होती है जब x इज लेस देन 0। तो इसका प्लॉट करके देख लेते हैं किस तरह प्लॉट हो रहा है। तो ये प्लॉट इस तरह से हुआ कि आपका जब 0 से कम है, x लेस देन 0, तो ये इस तरह से प्लॉट हुआ, और 0 और उसके बाद ये इस तरह से प्लॉट हुआ। तो हम ये जो ग्राफ है वो बना पा रहे हैं किस तरह से, डायरेक्ट हमने यहाँ से बनाना शुरू किया और बिना पेन लिफ्ट किए हम इसे इधर तक ले आ सक रहे हैं। इसलिए ये ग्राफ 0 पर भी कंटिन्यूस है और दूसरे पॉइंट्स पर भी, हम किसी भी पॉइंट की बात करें वहाँ पर ये कंटिन्यूस है, क्योंकि हम इजीली ग्राफ बना पा रहे हैं बिना पेन को लिफ्ट किए। इसलिए ग्राफिकल वे से अगर हम कहें तो ये एक फंक्शन ऐसा है जो कंटिन्यूस है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है? नेक्स्ट एग्जांपल भी कहता है कि रियल टू रियल नंबर ही है, डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर है। डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या मॉड्यूलस फंक्शन, ये सब चीज़ें आपने 11th में पढ़ रखी है। अगर आपको कुछ उसमें रिवाइज करना हो तो आप क्लास 11th के वीडियोस पे जा सकते हो, मैथ्स अर्क के, और उसमें हमने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बता रखी है, तो वो चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हो वहाँ से भी।
तो इसके लिए अब हमें देखना है कि किस तरह से ये हमारा कंटिन्यूस है या नहीं। तो हमने जो ग्राफ प्लॉट किया तो इस तरह से ये ग्राफ प्लॉट हो गया। जो भी इंटीजर पॉइंट है वहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है। वहाँ उसके बाद ये, क्योंकि इंटीजर पे आते ही वो अपनी वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू पे आ जाती है। तो अगर हम इस पे बात करें, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये -1 मेरा रहा, यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 पे देखते हैं कि हमारा क्या वैल्यू निकल के आता है, ठीक है। तो ये -1 है, अच्छा यहाँ से गायब क्या हो रहा है, चलो ये -1 की वैल्यू आ जाओ भाई, चलो -1 आ गया। ये -1 की वैल्यू है यहाँ पर, ये इसके साथ में है ना। तो -1 पर अगर हम देखें तो -1 पर क्या हुआ कि यहाँ तक तो आपका जो है वो कुछ वैल्यू आई, एक -2 की वैल्यू है, क्योंकि ये यहाँ अगर देखोगे तो -1 ये है तो -2 ये है, तो -2 की वैल्यू यहाँ तक आई और उसके बाद ये अचानक यहाँ पे आ जाती है। तो इसलिए यहाँ ये -1 पर ये ब्रेक हो गया। सिमिलरली अगर देखें 0 पर, तो 0 पर भी ये ब्रेक है। 0 पर यहाँ तक, 0 के पहले तक यहाँ तक वैल्यू आई और 0 आते ही यहाँ पे वैल्यू आ गई। इस तरह 1 पर भी ब्रेक है। तो इस तरह हमने देखा कि जो भी इंटीजर वैल्यू है उस पर यहाँ हमें पेन लिफ्ट करना पड़ रहा है ग्राफ बनाने के लिए। इसलिए ये सारे इंटीजर वैल्यूज़ पर ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। जहाँ पर भी इंटीजर वैल्यू होगी वहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस है, और बाकी नॉन इंटीजर वैल्यू की बात करें तो वहाँ पर ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये पूरा पार्ट हम देखो, ये नॉन इंटीजर वैल्यूज़ जो है वो आराम से हम ड्रॉ कर पा रहे हैं बिना पेन लिफ्ट किए। यहाँ पर नॉन इंटीजर वैल्यूज़ है वो भी हम आराम से ड्रॉ कर पा रहे हैं बिना पेन लिफ्ट किए। तो इसलिए ये केवल इंटीजर वाले वैल्यूज़ पर डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर? चलो जी आगे चलें। अब मैथमेटिकली किस तरह से डिफाइंड है ये? मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो ये डिफाइन होता है कि f एक रियल फंक्शन मान लिया, ठीक है, जो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स पर डिफाइंड है, और c एक पॉइंट उसका डोमेन का है, एक c पॉइंट ले लिया, उसके डोमेन में है। तो अब हमें इसका चेक करना है कि कंटिन्यूटी एट पॉइंट c, हम पॉइंट c पर ही कंटिन्यूटी है या नहीं है वो चेक करना है। तो वो चेक करने का उसको कंटिन्यूस हम तभी कहेंगे अगर वो उसकी जो लिमिट है, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, एक्स टेंड्स टू सी, सॉरी एक्स टेंड्स टू सी इज इक्वल टू एफ एट पॉइंट सी। उस फंक्शन की वैल्यू सी पर क्या है, पॉइंट सी पर उसकी वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों अगर इक्वल हो जाए तब हम कहते हैं कि ये जो है फंक्शन वो कंटिन्यूअस है एट पॉइंट सी। और ये जो लिमिट होता है, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू सी, ये किस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये यही तो है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो तीनों पॉइंट अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो हम कहेंगे ये कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम नोट कर सकते हैं कि जैसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये दोनों कोइंसाइड करते हैं, तब फिर हम लिमिट की बात, तब हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पर। तो ये दो पॉइंट के साथ में हम कहते हैं लिमिट के लिए, उस जब लिमिट एग्जिस्ट करता है उस समय हमें उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की क्या वैल्यू हो उसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इमटेरियल होता है उस पॉइंट के लिए, उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। बट कंटिन्यूटी के लिए हमें ये तीनों ही वैल्यू देखनी होती है, ये तीनों को कोइंसाइड करना चाहिए, तब हम कहेंगे ये फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। क्लियर? तो अब उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो अगर कहीं हमें वैसा पॉइंट मिल गया जहां वो कंटिन्यूअस नहीं है तो उसे डिसकंटिन्यूअस कह देंगे, सिंपल। और जिस पॉइंट पर हमें मिला कि कंटिन्यूअस नहीं है उसको बोल देते पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? तो ये चीज़ें तो सिंपल चीज़ें हैं, कुछ ऐसा इसमें है नहीं। अब कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन को अभी तक तो हमने देखा कि एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं, ये पॉइंट था ना सी, पॉइंट सी था, उसी पर तो हमने देखा कि कंटिन्यूअस है या नहीं। अब हम डिफाइन करेंगे पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। एक रियल फंक्शन f जो है वो कंटिन्यूअस तभी उसे बोला जाएगा जब वो कंटिन्यूअस होगा हर पॉइंट पर, जितने भी डोमेन का जो पॉइंट है हर पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस हो, तभी उसे कंटिन्यूअस फंक्शन हम कह सकते हैं। ठीक है,
एक पॉइंट की कंटिन्यूटी हमने देख ली थी, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी के लिए ये हमारा कंडीशन रहता है, इसे मीट करना चाहिए, तब हम कहते हैं कि इस पॉइंट पर कंटिन्यूस है। और अगर मान लिया वो फंक्शन हर पॉइंट पर कंटिन्यूस हुआ तो उसे कह देते हैं हम वो फंक्शन कंटिन्यूस है। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। ये इजी चीज़ है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब मान लेते हैं दो फंक्शन मेरे हैं एफ और जी, ये दोनों के दोनों मेरे कंटिन्यूस फंक्शन है, टू रियल फंक्शन है और ये दोनों कंटिन्यूस है। एड अप रियल नंबर सी पर, सी जैसे हमने देखा था एक पॉइंट सी, उस पॉइंट पर ये दोनों फंक्शन जो है कंटिन्यूस हैं, तो उनका सम कर लो। जब सम भी होता वो कंटिन्यूस होगा, उनका डिफरेंस देखो तो वो भी कंटिन्यूस होगा, उनका प्रोडक्ट देखो तो वो भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, और प्रोडक्ट में अगर हम किसी एक रियल नंबर के साथ अगर प्रोडक्ट निकालें तो वो भी कंटिन्यूस होता है, वो एक स्पेशल केस बन गया। सिमिलरली हमारा जो हम डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो भी हमारा कंटिन्यूस होगा अगर जो मेरा डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़ीरो हो गया तो ये एफ बाई जी जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हमें ये कंडीशन अप्लाई करने, ये कांस्टेंट हमें यहाँ पर पुट करना पड़ा है। और इसका स्पेशल केस देख लो तो एफ और जी की जगह आप के सब्स्टिट्यूट कर दो, एफ की जगह के एक रियल नंबर के सब्स्टिट्यूट कर दिया तो के डिवाइडेड बाई जी वो भी कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी, प्रोवाइडेड जी सी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि जी सी इज इक्वल टू ज़ीरो होते ही ये अनडिफाइंड चीज़ हो जाएगी। और एक इसका मतलब एक ये भी आ गया कि वन बाई जी भी जो होगा, ये फंक्शन अगर जी कंटिन्यूस है तो वन बाई जी जो है वो भी कंटिन्यूस होगा। तो इन सब का लब्बो लुबाब ये है, मतलब कि समरी ये है कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या कोशंट कुछ भी निकाल लो, अगर दो फंक्शन, दो रियल फंक्शन कंटिन्यूस हैं किसी पॉइंट पर तो उनका सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट या कोशंट कुछ भी रहेगा वो भी एक कंटिन्यूस ही होगा। क्लियर? चलो जी अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखें क्या चलिए देखें क्या आगे है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, चेक फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज़ आ गई, तो जो हमारा कैलकुलस है उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शंस, ये दो चीज़ें आपको बेस इसका स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन हो इनके बारे में, आपको रिवाइज करना हो तो आप पुराने वीडियोस में जा करके चेक कर लो, उन वीडियोस को एक बार रिवाइज कर लो, पुराने बुक्स से आप पुराने जो लेसन्स आपने जहाँ से पढ़ रखे हो वहाँ से कुछ रिविजन कर लो, क्योंकि वो काम आएंगे काफ़ी यहाँ पर कैलकुलस में। चलिए तो इसका कंटिन्यूटी हमें साइन फंक्शन का देखना है, तो यहाँ फंक्शन क्या है, फंक्शन इज इक्वल टू साइन एक्स डिफाइंड है। फंक्शन तो हर जगह डिफाइंड होता है, एक्स की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, कोई भी रियल नंबर की वैल्यू आप लोगे वहाँ पर यह फंक्शन डिफाइंड है। अब एक मान लेते हैं सी मेरा एक रियल नंबर है, एक कोई भी हमने सी एक जेनरिक नंबर ले लिया, एक रियल नंबर है, उसकी वैल्यू 1 3 8 7 पाई बाई 2 पाई बाई 4 कुछ भी ले लो, कोई भी वैल्यू एक जेनरिक वैल्यू है। यहाँ पर हम उसे स्पेसिफाई तो कर नहीं रहे हैं, सी की कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, हमने कोई सी भी वैल्यू ले ली। चलिए अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि कंटिन्यूटी का, तो एक तरीका तो हमारा हो सकता है ग्राफिकल मेथड, नहीं तो दूसरा अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में ग्राफ अभी नेक्स्ट बताएंगे, पहले हम देख लेते हैं अलजेब्रा वाला मेथड कौन सा है। तो अलजेब्रा के हिसाब से हमें करते हैं, तो इसमें ये करना पड़ता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाला, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये हुआ कि आप ना जस्ट सी के अराउंड आपको देखना है, तो सी के जस्ट लेफ्ट में क्या वैल्यू होगी, तो सी माइनस एच, जहाँ एच बहुत ही छोटी वैल्यू है, 0.0000 बहुत ही छोटी, 1 लास्ट में आता है, तो इस तरह की वैल्यू कोई बहुत ही छोटी वैल्यू है, एच बिल्कुल टेंड्स टू 0 है, 0 के बिल्कुल नज़दीक है, बहुत छोटी वैल्यू है। तो x इज इक्वल टू सी माइनस एच हमने पुट कर दिया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि लिमिट x टेंड टू सी माइनस को मतलब क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए हमें सी माइनस से डिनोट किया, और यहाँ पर हमने एफ एक्स की जगह साइन x पुट किया और x की जगह सी माइनस एच पुट कर दिया। अब यहाँ पर साइन सी माइनस एच तो का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसे एक्सपैंड करना पड़ेगा। वो कहता है, फॉर्मूला कहता है साइन सी कॉस एच माइनस कॉस सी साइन एच, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो h की वैल्यू 0 के बराबर है, h टेंड्स टू 0, तो कॉस h की जो ये वैल्यू होगी, कॉस 0 जो होता है वो 1 वैल्यू होती है इसकी, और साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। तो देखो फिर क्या बच गया, साइन c इंटू 1 माइनस
कॉस सी इंटू ज़ीरो। तो कॉस सी इंटू ज़ीरो, ये बाद वाला जो टर्म वो माइनस के बाद वाला टर्म वो ज़ीरो के बराबर आ गया, और साइन सी फर्स्ट टर्म जो है ये साइन सी के बराबर आ गया। तो यानी कि साइन सी वैल्यू आ गई, यानी इज इक्वल टू ये साइन सी की वैल्यू जो है वो अगर एफ एक्स की जगह हम सी सब्सटीट्यूट कर दें तो उसकी वैल्यू हो गई साइन सी, एफ सी के बराबर हो गई। तो एफ सी की वैल्यू ये आ गई। इस अब हमें सिमिलर वे में राइट हैंड लिमिट इसका निकालना है। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, c जो है जो हमारी x होगी, x की वैल्यू c से थोड़ी बड़ी होगी, तो जहाँ h टेंड्स टू 0 होगा और c जो होगी वो एक इसी तरह की कोई वैल्यू होगी जो बिल्कुल ही छोटी वैल्यू होगी, 0.000001 पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, है ना। तो c प्लस एच होगी। अब इसके बाद हमें सेम काम करना होगा, सब्स्टिट्यूट करते जाना है। साइन x की जगह c प्लस एच सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद उसे एक्सपैंड कर लो। तो एक्सपैंड करने पर बस केवल साइन चेंज होता है, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा। साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच। यहाँ पर अगेन कॉस एच की वैल्यू h टेंड्स टू 0 पर 1 हो जाती है, और ये साइन एच जो है साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर साइन सी ही आ जाएगा एंड में, और वो एफ सी के बराबर है। तो यानी कि मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दोनों की वैल्यू एफ सी के बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और वो दोनों ही लिमिट जो है वो एफ सी के बराबर है। तो ये मेरा कंटिन्यूटी वाला ही जो कंडीशन है वो होल्ड कर रही है यहाँ पर, इसलिए एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब यहाँ पर हमने ऐसा लिया था कि f जो है वो c जो वैल्यू हमने ली थी वो एक जेनरिक वैल्यू ली थी, कोई हमने स्पेसिफाई तो किया नहीं था कि ये वैल्यू होगी या ये वैल्यू होगी। c हमने कोई एक रियल नंबर वैल्यू ले ली थी, इसलिए ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा साइन फंक्शन, और इसलिए हम इसे कंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे। किसी एक पॉइंट पे तो है ही है, वो हर पॉइंट पर है, इसलिए इसे कंटिन्यूस फंक्शन हम कह रहे हैं। क्लियर? तो ये अलजेब्रा वाला तरीका हो गया। अब हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड कौन सा होगा। तो ग्राफिकल मेथड की बात करें तो हमारी वैल्यू ये निकल करके आएगी, ये यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 तक जाती है, ये 1 तक जा रही है, ये -1 तक जा रही है, ये हो गया वैल्यू π/2, ये π/2, और ये पाई वैल्यू हो गई। ठीक है, इस तरह से हमने ले लिया। तो ये एक ग्राफ बन करके आ गया मेरे पास एक्स और वाई प्लेन में। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो मेरा जो ग्राफ है वो मैं बना पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे पेन कहीं उठाना नहीं पड़ रहा, और एक कंटिन्यूस ग्राफ में बना पा रहा हूँ जो 1 और -1 के बीच ही इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये अब एक कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर मुझे पेन उठाने की ज़रूरत कभी पड़ नहीं रही और मैं ग्राफ ड्रॉ कर पा रहा हूँ, इसलिए ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है ग्राफिकल मेथड से। क्लियर? तो दोनों तरीके से हमने देख लिया कि किस तरह से ये साइन जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है। चलिए जी, अब आगे देखते हैं। अब आगे ये कहता है, एक थ्योरम है, वो कहता है कि सपोज एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शन, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ और जी, और ये दोनों के दोनों जो हैं वो कंटिन्यूस हैं सी पर। ठीक है, और एफ जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ये डिफाइंड है सी पर, और दूसरी चीज़ एफ जी दोनों कंटिन्यूस है सी पर। तो एफ ऑफ जी जो है, एफ ऑफ जी जो हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हुआ वो भी कंटिन्यूस होगा सी पॉइंट पर। तो ये अगर दोनों हमने एफ और जी दो रियल वैल्यूड फंक्शंस थे, हमने ऐसे देखे कि उसका सम, प्रोडक्ट और डिफरेंस और कोशेंट सबके सब तो वो सब भी कंटिन्यूस हुआ करते थे। और यहाँ पर एक नई चीज़ और मिल गई हमें कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी अगर हम उसका देखें तो वो भी कंटिन्यूस होगा। प्री कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों एफ और जी फंक्शंस जो हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन होने चाहिए, और वो डिफाइंड भी होने चाहिए उस पॉइंट पर, और दोनों कंटिन्यूस उस पॉइंट पर होने चाहिए। ये प्री कंडीशंस मिल जाए तो फिर हमारा एफ ऑफ जी जो होगा वो कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक फंक्शन है, ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसका एक तरीका ऐसा है कि हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक को हम जी एक्स कहते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बोल देते हैं, और एच एक्स दूसरा फंक्शन लिया उसको एक्स स्क्वायर बोल देते हैं। तो हमारे पास अब क्या बचा, जी ऑफ एच
जो x हुआ वही हमारा इस fx के बराबर हो गया, इज इक्वल टू fx, है ना। क्योंकि देखो g ऑफ hx को क्या कहेंगे, g ऑफ hx यहाँ हुआ, और ये जो है g ऑफ h की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, g ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब g जो फंक्शन है वो साइन x है, तो x की जगह अब हमें एक्स स्क्वायर पुट करना पड़ेगा, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो g ऑफ h जो है वो वही fx है और वो साइन एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो इसके लिए हमें g और h दो फंक्शंस मिल गए। तो ये दोनों फंक्शंस हमें पता है, साइन x कंटिन्यूस होता है, वो अभी हमने देखा, एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस होता है क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये दोनों हमें पता है कि ये दोनों फंक्शंस जो हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, इसलिए हम इससे डिड्यूस ये कर सकते हैं, ये डिराइव कर सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस भी इसका जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। हेंस जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है यानी कि साइन एक्स स्क्वायर ये भी कंटिन्यूस होगा। तो जस्ट हमारा इतनी चीज़ें पता होने पर हम इस थ्योरम का यूज़ करके इजीली बता पा रहे हैं कि ये जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर वो कंटिन्यूस फंक्शन है। ये प्रूव कर दिया हमने, क्लियर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ गया, या बना करके देखते हैं। तो ये कहता है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। हमें k की वैल्यू निकालनी है और हमें गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूस है पॉइंट x इज इक्वल टू 3 पर। अब फंक्शन किस तरह डिफाइन है, फंक्शन में एक रैशनल फंक्शन डिफाइन कर रखा है p/q फॉर्म का, तो न्यूमरेटर में ये वैल्यू है और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू है। ये कब है, फॉर x नॉट इक्वल टू 3, x जब नॉट इक्वल टू 3 है तब तो ये वैल्यू आती है, और x अगर इक्वल टू 3 है तो उसकी वैल्यू k आ जाती है, और गिवन है ये कंटिन्यूस है। तो ये CBSE 2017 में आ रखा है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि आप एक बार अपना वीडियो पॉज कर दो, अपने से ट्राई करो एक बार अपने से बनाने की, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बेस पर काफ़ी कुछ आप इसे बना सकते हो। मोस्ट प्रॉब्ली आप बना लोगे, ज़्यादातर लोग बना लेंगे। तो एक बार आप खुद से ट्राई कर लो, नहीं बनता तो फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो जिन लोगों ने ट्राई कर लिया और जो बना पाए वो अपने खुद को शाबाशी दे लें, उन्होंने अच्छा काम किया, वो बहुत अच्छे से बना पा रहे हैं इस तरह की, वो अच्छे से समझ रहे हैं सारी चीज़ों को। और जो नहीं अभी तक बना पाए हैं वो, उनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है, थोड़ा सा और एफर्ट डालना पड़ेगा, उसके बाद चीज़ें ईजी हो जाएगी ये भी। चलो जी अब बना करके देखते हैं यह फंक्शन क्या कहता है। अब हमें क्या देखना है, कंटिन्यूस फंक्शन है, इसलिए ये जो हमारा लिमिट होगा, जो लिमिट है, लिमिट एट x टेंड्स टू 3 ऑफ fx, ये हमारी वैल्यू क्या आती है वो देखते हैं। पहले तो लिमिट निकाल के देख लें। fx क्या कहता है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। देखो ये रैशनल फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन में तो लिमिट हमें निकालने के लिए सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर देना है, कोई हमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके हम देखते हैं, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 36 माइनस 36 इज 0, और 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये 0/0 फॉर्म आ गया। ये 0/0 फॉर्म आता है तो हमें कुछ और काम करना पड़ता है। तो ये 0/0 फॉर्म, इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये इसको अब हमें कुछ एक्सपेंड करके कुछ हमें देखना पड़ेगा कि कहीं कुछ इसके कॉमन फैक्टर्स हैं या नहीं। चलिए तो वो एक्सपेंड करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 339 माइनस ऑफ 36, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या है मेरा x माइनस 3। चलो देखें, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6x और 9 माइनस 36 माइनस 27 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। चलो जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर सकते हो, कर लो फटाफट। इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3। अच्छा देखो, ये क्या
फैक्टराइज करने में क्या निकल करके आएगा, देखो हमें किस तरह का देखना है कि दो नंबर ऐसे देखने हैं कि जिनका प्रोडक्ट आपका 27 हो और सम जो है 6 आ जाए। तो 27 में अगर देखें तो 9 और 3, 9 और 3, हाँ जी 9 और 3, 9 और 3, 9 3 ज़ा 27 होता है और 9 और 3 में डिफरेंस भी 6 का होता है, तो 9 और 3 ही इनका फैक्टर्स होगा। तो x माइनस 3 और दूसरा क्या होगा x, देखो यहाँ 3 लिया है और मेरा ये जो है प्रोडक्ट वो -27 है, तो -3 होगा, तो यहाँ प्लस आपको लेना पड़ेगा। प्लस लेने से देखो अब ये जो फैक्टर था वो मेरा -27 आ गया। और सम की बात करें तो 9 - 3 = 6, तो ये दोनों मेरे मैच कर रहे हैं, यानी कि यही फैक्टर होंगे इसके। ठीक है, x - 3। अब ये देखो ये मेरा दोनों कैंसिल आउट हो गया, मेरा काम आसान हो गया। = लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 x + 9, बस केवल यही बचा है ना। तो ये इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए तो सीधे सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया, तो 3 की वैल्यू यहाँ पुट करने पे क्या आता है, 3 + 9 = 12 आ गया। तो ये यानी कि जो मेरा लिमिट है वो लिमिट x टेंड्स टू 3। अब मेरा ये कंटिन्यूस फंक्शन है, यानी कि x टेंड्स टू 3 जो वैल्यू है वो x = 3 पर भी होनी चाहिए। तो x3 की वैल्यू देखो, f3 की वैल्यू देखते हैं। f3 = k वो इसके बराबर होनी चाहिए है ना, लिमिट के बराबर, लिमिट एट x टेंड्स टू 3 ऑफ fx। और ये जो यही चीज़ तो हम निकाल करके लाए कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 जो हमने देखा था, इसी की वैल्यू तो 12 आ गई है, तो इसकी वैल्यू 12 आ गई है। यानी कि देखो इम्प्लाइज k जो है k की वैल्यू 12 आ गई, k की वैल्यू 12 है। यही आंसर हो गया मेरा। क्लियर, इजी था ये। चलो जी अब आगे देखें क्या है। आगे सेल्फ असाइनमेंट है, आपका अपने लिए असाइनमेंट है। अपने घर जाइए और मतलब घर पे ही बैठे होंगे ऑफ कोर्स, तो घर पर अपना खुद से अपने से बना लो सेल्फ असाइनमेंट को। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x = 3, x <= 3 और x <= 3 पर इस तरह से फंक्शन डिफाइंड है। तो इसमें क्या करना है, इसमें देखो कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले x <= 3 लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में देखा जाए तो सीधे सीधे पॉलिनोमियल फंक्शन है, सीधा वैल्यू 3 का पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से 3a + 1 आ गया और यहाँ पर 3b + 3 आ गया। दोनों को इक्वेट करो, मेरी रिलेशनशिप a और b के बीच निकल आई। क्लियर, चलो जी आगे चलते हैं। इसको अब अपने से आगे सॉल्व कर लेना। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 1, fx = kx² + 5 if x <= 1 और is equal to 2 if x <= 1। तो ऐसे कोई वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कंटिन्यूअस दे रखा है कि कंटिन्यूअस है ये फंक्शन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वेट कर देना है, उससे वैल्यू मेरी k की निकल आएगी। तो ये CBSE 2020 में आ रखा है, जो हमने अभी सॉल्व किया था क्वेश्चन उसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन है ये, तो इजीली आप इसे बना सकते हो। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए अपने बनाने के लिए है, और आप हमें कमेंट में ये बता देना कि आपसे कौन कौन से ये दोनों क्वेश्चन आराम से बन गए या नहीं बने। और आज का लेक्चर तो बस यही तक प्लान था, जो भी चीज़ें हमें कवर करनी थी कंटिन्यूटी वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएबिलिटी के कैलकुलस का जो डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट है उसे कवर करेंगे। मैथ्स अर्क चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने कमेंट्स और सजेशन भी हमें भेजते रहें, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से भी शेयर करवा लें। अब तो आप ज़रूर इसे मैथ्स अर्क को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।